हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2022 के लिए मैं आज से आपके लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ला रही हूँ। और ये आज हमारा हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पहला क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग संधि से, समास से, पर्यायवाची शब्द से, विलोम से, उपसर्ग और तद्भव शब्द से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे संधि से पूछ रहा है, आपको बताना है अध्ययन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में दिया है दीर्घ, बी में दिया है गुण, सी में दिया है वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यन। और आपको बताना है कि अध्ययन में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए में दिया हमारा दीर्घ संधि। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे दीर्घ संधि कहते किसको है। तो दीर्घ संधि हम लोग किसको कहते हैं, जिसके शब्द के बीचों बीच आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो तो हम लोग उसको कहेंगे दीर्घ संधि। लेकिन अध्ययन में न आ है, न दीर्घ ई है, न दीर्घ ऊ है, तो ये हमारा दीर्घ संधि नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा दिया ऑप्शन नंबर बी में गुण संधि। ठीक है। तो हम लोग गुण संधि में पढ़े थे बच्चों की, यदि शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो तब हम लोग उसको गुण संधि कहेंगे। लेकिन अध्ययन में न ए है, न औ है, न अंतिम वर्ण में र की मात्रा है, इसीलिए अध्ययन में गुण संधि भी नहीं होगा। अगला है हमारा वृद्धि संधि। तो हम लोग वृद्धि संधि में पढ़े थे, यदि शब्द के बीचों बीच औ हो या फिर ए हो तो हम लोग उसको वृद्धि संधि कहेंगे। लेकिन अध्ययन में न औ है, न ए है, तो ये अध्ययन हमारा वृद्धि संधि भी नहीं होगा। अगला हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है यन संधि। तो हम लोग यन संधि में पढ़े थे कि शब्द के बीचों बीच य हो अथवा व हो, उससे पहले आधा वर्ण हो। ठीक है, य या व से पहले आधा वर्ण हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यन संधि। नहीं तो फिर शब्दों के बीचों बीच त्रा भी होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यन संधि। तो अगर आप अध्ययन में देखेंगे तो यहाँ पर शब्द के बीचों बीच य है और उससे पहले आधा वर्ण ध है, तो यह हमारा अध्ययन भी जो है यन संधि है। तो आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी यन, अध्ययन में यन संधि है। अगला प्रश्न फिर आपसे संधि से पूछ रहा है, आपको बताना है यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है यथा जोड़ इष्ट, बी में दिया है यथो जोड़ इष्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यथा जोड़ इष्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यथु जोड़ इष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यथा जोड़ इष्ट। ठीक है। अब ये किस प्रकार से होगा यथा जोड़ इष्ट, आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। तो हम लोग ये जो यथेष्ट हैं अभी पढ़े हैं गुण संधि में कि शब्द के बीचों बीच ए होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, गुण संधि। तो ये यथेष्ट जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है। और हम आपको बताएं कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। तो किस प्रकार राइट है हम आपको अभी बता रहे हैं। तो यथा का आ, ठीक है, इसको हम लोग विच्छेद कर लेते हैं। यथा तो यथ हो गया प्लस आ, ठीक है, आ निकाल लिए स्वर, प्लस ई प्लस सौठ। तो हम लोग पढ़े थे कि आ प्लस ई दोनों मिलके ए बनाता है। ठीक है। तो ये आ और ई मिलके ए बना दिया और ये ए जो है ये थ को पूरा करके थे बना देगा और सौठो एज इट इज़ लिख देंगे तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, यथेष्ट। ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यथा जोड़ इष्ट। यथो जोड़ इष्ट, यथा जोड़ इष्ट और यथु जोड़ इष्ट नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न भी आपको संधि से ही बताना है कि पर जोड़ उपकार, परोपकार में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में दिया है गुण, बी में दिया है वृद्धि, सी में दिया है दीर्घ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यह अयादि। तो अभी हम आपको बताएं गुण संधि किसको कहते हैं, वृद्धि संधि किसको कहते हैं, दीर्घ संधि किसको कहते हैं। तो चलिए आइए हम आपको अयादि संधि भी बता देते हैं किसको कहते हैं। तो अयादि शब्द में शब्द के बीचों बीच व अथवा य होगा। ठीक है। शब्द के बीचों बीच य अथवा व होता है तो हम लोग अयादि संधि कहते हैं। लेकिन य और व से पहले अगर आधा वर्ण हो तो हम लोग उसको कहेंगे यन संधि। अयादि संधि और यन संधि में इतना डिफरेंस है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पर जोड़ उपकार परोपकार है। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, यदि शब्द के बीचों बीच ओ, ए
अथवा अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करना है। आपसे पूछ रहा है उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। उज्ज्वल का संधि, बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया। उज्ज्वल में ज और आधा जो व ल होता है, ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द है। और उज्ज्वल जो इस प्रकार से लिखते हैं ना, लिख तो लेते हैं लेकिन ये अशुद्ध शब्द होता है, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं करना। ऑप्शन ए में दिया उद प्लस जल, बी में दिया है उद प्लस ज्वल, सी में दिया है उत प्लस जल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत प्लस ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण, और हम लोग पढ़े हैं कि शब्द के बीचों बीच चौ चौ, जौ जौ, टौ टौ, नौ नौ हो तो ये जो आधा वाला वर्ण होता है ना, वो आधा तौ में बदल जाता है, ठीक है। ये आधा वाला वर्ण आधा तौ में बदल जाता है और जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो उ जौ जौ वाला है ना, तो ये जो आधा जौ है ये तौ में बदल जाएगा और ये जो इसको है एज इट इज लिख देंगे, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस ज्वल, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे संधि से पूछ रहा है, आपको बताना है संहार का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है समजोड़हार, बी में दिया है समजोड़हार लेकिन इसमें हलंत है, अर्थात ये स्म जो है व्यंजन है, स्वर रहित है, सी में दिया है समाजोड़हार और डी में दिया है संजोड़हार। आपको बताना है कि संहार का संधि विच्छेद होगा। संहार जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है और हम लोग व्यंजन संधि में पढ़े हैं कि यदि शब्द के में अंग की बिंदी हो, ठीक है, शब्द में भी संधि से है, आपको बताना है कि संस्कार, ठीक है, संस्कार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है संस्कार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया है समजोड़कार, बी में दिया है सम म में हलंत जोड़कार, सी में दिया है सन जोड़कार और ऑप्शन नंबर डी में है सम जोड़ सकार। और आपको बताना है कि संस्कार का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो ये संस्कार जो हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि में एक नियम हम पढ़े हैं, यदि शब्द में अंग की बिंदी हो और उसके बाद आधा सौ हो तो हम लोग अंग की बिंदी को आधा म में बदलते हैं और सौ को हटा देते हैं और एज इट इज सारा शब्द लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, सम ये जो अंग की बिंदी है म में बदल जाएगा और सकार का जो ये आधा सौ है तो आधा सौ नहीं लिखेंगे, इसके बाद का एज इट इज हम लोग शब्द लिख देंगे। तो संस्कार का आपका इस तरह से संधि विच्छेद हो गया। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समजोड़कार, संस्कार का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है, आपको बताना है त्रिफला, ठीक है, त्रिफला में समास बताइए। ऑप्शन ए में दिया है द्वंद्व, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। आपको बताना है त्रिफला में कौन सा समास है। सबसे पहले हम समास को समझेंगे, द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास किसमें कहते हैं, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, जैसे रात दिन, जितनी प्रधानता रात की है उतनी ही प्रधानता दिन की है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो हम लोग उसको द्वंद्व समास कहते हैं। अगला हमारा द्विगु समास। द्विगु समास किसमें कहते हैं, जिसमें शब्द से पहले संख्या हो, ठीक है, पहला शब्द संख्या हो उसको हम लोग द्विगु शब्द कहते हैं। जैसे ये हमारा है त्रिफला, तो त्रिफला में फला से पहले त्रि लगा हुआ है तो ये हमारा त्रिफला जो है हमारा द्वंद्व समास है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। सी में दिया है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास हम लोग किसको कहेंगे, जिसका दूसरा पद प्रधान हो और इसमें दोनों पद के बीच कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम बता रहे हैं धनहीन, तो इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, धन से हीन। तो ये जो बीच में है से कारक चिन्ह है ये लोप हो जाता है जब हम लोग समास में लिखते हैं, जैसे ये धनहीन है, ठीक है। अगला हमारा कर्मधारय। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्म को धारण करने वाला, इसमें विशेषण और विशेष होते हैं, ठीक है, इसमें विशेषण विशेष होते हैं।
जैसे उदाहरण में मैं आपको बोलूँ चरण कमल, चरण कमल, तो चरण जो है किसके जैसे है, कमल के जैसे, तो चरण विशेष है और कमल विशेषण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका समास से है। आपको बताना है 31 में समास। ठीक है, 31 में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में दिया है द्वंद्व, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। अभी हम आपको बताए द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो आपने द्विगु समास में पढ़ा था कि जो संख्यावाची हो, ठीक है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। 31, तो 31 में तो ऐसे सीधे आप लोग टिक लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर बी राइट है द्विगु, लेकिन ये द्विगु इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा। ये कैसे, मैं आपको बता दूँ। 31, जब 31 हम लोग बोलते तो यहाँ पर क्या आता है, 30 और 1, 31। ठीक है, बीच में जो और आ गया, बीच में जो और आ गया, इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। हम लोगों ने द्वंद्व समास में पढ़ा है ना, उदाहरण में आपको बताए थे रात दिन, तो ये जो योजक चिन्ह है ये और का साइन होता है, तो यहाँ पे 31 जो है हमारा 30 और 1 आता है, ये इसलिए हमारा ये द्वंद्व समास है। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम आपको इसको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बता देते हैं। 1 से लेकर 10 तक जो है ये हमारा द्विगु समास है, और द्विगु समास के बाद 10 के अंतर में, मतलब 10 के बाद 20, 30, 40, ये सब जो है हमारा द्विगु समास में आता है। लेकिन अगर 20 और 30 के बीच में शब्द हम बोले 21, 22, तो ये सभी हमारा द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। अब हम लोग अपने अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा समास से पूछ रहा है, आपको बताना है रातों रात में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है अव्ययी भाव, बी में दिया है द्वंद्व, सी में दिया है कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तत्पुरुष। ये द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष तो अभी हम आपको बताएं, तो आप समझ ही रहे हैं कि ये तीनों तो इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग अव्ययी भाव समास को भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास उसको कहते हैं जिसमें उपसर्ग लगा हो या फिर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति भी हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे रातों रात 2 बार रात है, तो रात का जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा समास से है। आपको बताना है गोपाल में कौन सा समास है। ठीक है, आपको गोपाल का समास बताना। ऑप्शन ए में दिया है अव्ययी भाव समास, बी में दिया है द्वंद्व समास, सी में दिया है द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए किसको कहते हैं, द्वंद्व समास भी बताए, द्विगु समास भी बताए। तो चलिए आइए हम लोग बहुव्रीहि समास को समझते हैं किसको बोलेंगे। तो बहुव्रीहि समास में न प्रथम पद की प्रधानता होती है या न दूसरे पद की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पद मिलकर एक तीसरा शब्द बनाता है। और यहाँ पर क्या है, गोपाल। गोपाल किनका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल, तो हमारा गोपाल क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न आपसे पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। आपको बताना है झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपको झंझावत बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है वायु, बी में दिया है तूफान, सी में दिया है वर्षा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है झारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, तूफान। तूफान जो है झंझावत का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आइए अब हम लोग वायु के भी कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो वायु का क्या हो जाएगा, समीर, हवा, पवन। ठीक है, ये हमारे वायु के कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए। वर्षा के भी कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो वर्षा का क्या हो जाएगा, वृष्टि, बारिश, बारिश और बरसात। ठीक है, ये हमारा वर्षा का पर्यायवाची शब्द हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न भी हमारा पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। आपको बचा है जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। आपको बताना है सुदूर, सुदूर का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है दुर्गम, बी में दिया है सन्निकट, सी में दिया है कठिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गीला। तो
तो सुदूर मतलब होता है दूर का, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विपरीतार्थक शब्द से पूछ रहा है, आपको बताना है सुदूर का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक हम लोग किसको कहते हैं, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दुर्गम, बी में दिया है सन्निकट, सी में दिया है कठिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गीला। सुदूर मतलब क्या होता है, दूर, तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सन्निकट मतलब नज़दीक का। चलिए अब हम लोग दुर्गम का भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो दुर्गम मतलब क्या होता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, कहते हैं ये दुर्गम रास्ता है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द सुगम। दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सुगम। चलिए अब हम लोग कठिन के भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सरल और गीला का क्या हो जाएगा सूखा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे उपसर्ग से पूछ रहा है, आपको बताना है अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है अ, बी में दिया है अति, सी में दिया है अव और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अव, ठीक है। ये सी में है अप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी अति, ठीक है। अत्याचार में अति उपसर्ग है, किस प्रकार से हम बताते हैं। अति जोड़ आचार मिलके हमारा ये शब्द बना है अत्याचार। और हम लोग पढ़े थे कि अति का ई प्लस आचार का आ, ई प्लस आ मिलके क्या बनाता है या। तो अति में से जब ई हमारा हट जाता है स्वर, तो यहाँ पे क्या बचता है अत, आधा तो क्योंकि ये स्वर रहित हो गया, प्लस इधर क्या बचा चार। तो ये जो या बना है हमारा, जब संधि करते हैं तो ये जो है या इसमें जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है अत्याचार, ठीक है, अत्याचार। तो इसी तरह से हमारा ये अत्याचार शब्द बना। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमसे तद्भव शब्द से पूछ रहा है, आपको बताना है छत्र का तद्भव शब्द है, ठीक है। छत्र का तद्भव बताना है आपको। तो छत्र क्या है, तत्सम शब्द है। हम लोग तत्सम किसको कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के शब्द में ही कुछ बदलाव करके जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी शब्द जिसको कहते हैं वो तद्भव। तो आप एक शब्द में भी समझ सकते हैं कि संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम बोलते हैं और तद्भव शब्द हम लोग किसको बोलते हैं, हिंदी शब्द को तद्भव बोलते हैं। आपको बताना है छत्र का तद्भव। ऑप्शन ए में दिया है छाया, बी में दिया है छाता, सी में दिया है छतरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुकुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी छाता। छत्र का तद्भव हो जाएगा छाता। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।